हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि नावल के बारे में बताया था। नावल जो हमारी किसको कहते हैं, नावल लिखने वाले जो डिप्टी नज़ीर अहमद है उनके बारे में बताया था। तो आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे कैसे, देखिए नावल जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ सबसे बेहतरीन जो नावल है वो है तौबतुन नसूह। और डिप्टी नज़ीर अहमद को पहला नावल निगार माना जाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद को पहला नावल निगार माना जाता है। और उनका जो पहला नावल है जिसका नाम है तौबतुन नसूह, तौबतुन नसूह उर्दू का पहला नावल है। ध्यान रखना भाई, तौबतुन नसूह उर्दू का पहला नावल है। तो उर्दू का पहला नावल कौन सा है? डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ नावल तौबतुन नसूह। इस लिहाज से उर्दू के पहले नावल निगार कौन हुए? अब जाहिर सी बात है, जो पहला नावल लिख रहा है वही पहला नावल निगार कहलाएगा। तो उर्दू का पहला नावल निगार कौन हो गया? डिप्टी नज़ीर अहमद। समझ में आ गई? तो अब डिप्टी नज़ीर अहमद ने कि मैंने लास्ट वीडियो में पहले नावल के बारे में आपको समझाया था, नावल किसे कहते हैं, नावल के अर्तका के बारे में बताया, नावल के जो टाइप्स होते हैं, एजजाए तरकीबी जिनके बारे में मैंने बताया था आपको, प्लाट, किरदार, मुकालमे वगैरह, ये एजजाए तरकीबी है। अब फिर उसके बाद मैंने डिप्टी नज़ीर अहमद की सवाने हयात के बारे में बताया था। आज जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? वो डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ जो नावल है, कौन सा? तौबतुन नसूह। उसमें एक किरदार है जिसका नाम है मिर्जा जाहिर दार बेग। ये मैंने आधा पढ़ा दिया था, मिर्जा जाहिर दार बेग। तो ये मिर्जा जाहिर दार बेग जो है ये क्या है? ये जो नावल तौबतुन नसूह है जो डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखी है, उसका एक किरदार है, बस उसका एक घटना है। ये पूरा नावल नहीं है आपके सिलेबस में। ये सिर्फ एक जो मिर्जा जाहिरदार बेग नाम से जो किरदार है उसमें उसी के ही बारे में यहाँ बताया गया है। तो देखिए मिर्जा जाहिरदार बेग क्या कहते हैं। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था, ये कंप्लीट करवा दिया था मैंने। हाँ ठीक है, ये तो शुरू करना है। तो देखिए मिर्जा जाहिरदार बेग कैसा किरदार है। मिर्जा जाहिरदार बेग जो है एक ऐसा किरदार है जो हकीकत में, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, मिर्जा जाहिरदार बेग के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो मिर्जा जाहिरदार बेग जो है हकीकत में एक ऐसा किरदार है जिसके पास हकीकत में दौलत नहीं है, गरीब इंसान है, फटे हाल है, ठीक है। और उसके पास रहने तक का भी खुद का एक मकान नहीं है। एक किराए के कमरे में, किराए के कोठे में रहता है, एक छोटी सी कोठरी है उसमें, वो और उसका उसकी माँ दोनों रहते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो अपने आप को इस तरह से पेश करता है कि जैसे मानो वो बहुत बड़े जमींदार का बेटा हो, बहुत बड़े रईस का बेटा हो। और उसने दो चार कपड़े ऐसे सिलवा रखे थे और जिससे कोई को गुमान भी नहीं होता था कि ये है या नहीं है। तो उसने, मिर्जा जाहिरदार बेग ने जो है थोड़ा तरीका सीख लिया, लोगों में उठने बैठने का तरीका सीख लिया, कुछ अल्फाज सीख लिए कि रईस लोग किस तरीके से अखलाक रखते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, वो सारे तौर तरीके उसने सीख लिए थे। तो लिहाजा वो क्या करता है, वो तमाम तरीके के जो शहर में जितने भी रईस है, रोसा है, जो अमीर है, उनके साथ उठता बैठता, उनकी दावतें खाता, खूब बड़े बड़े पकवान खाता, सारे ऐश करता और आराम से मजे से महल में रहता। और लोग जब उसको पूछते कि आप मिर्जा तुम कहाँ रहते हो, तो वो अपना जो एड्रेस है वो कहाँ बताता? जो शहर की सबसे बड़ी कोठी है, सबसे बड़ी जो हवेली है, उसका मालिक बताता अपने आप को। तो लोग यही समझते कि ये मिर्जा भी हमारी तरह रईस है। तो वो लिहाजा वो अपनी तरफ से खुद खर्च नहीं करता था क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन वो लोगों की, रईसों की दावत खूब उड़ाता था। तो ये मिर्जा जाहिरदार बेग का किरदार है। तो आप इस किरदार को अगर और देखना चाहते हैं तो किताब के ये पेज नंबर 21 पर ही दे रखा है कि
یہاں سے دیکھیے آپ جو لاسٹ پیراگراف ہے اس کی 6 نمبر کی لائن کے بیچ میں دیکھیے، اسٹارٹنگ لاسٹ پیراگراف جو ہے نا نذیر احمد کا پہلا ناول، اس کی جو 6 نمبر کی لائن دیکھیے، مرزا ظاہر دار بیگ، مل گیا؟ مرزا ظاہر دار بیگ توبۃ النصوح کا ایک زندہ اور فطری کردار ہے۔ کتاب میں مرزا ظاہر دار بیگ کے کردار کے بارے میں شارٹ آ رہا ہے، سمری آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ سمری آ رہی ہے، کیا؟ مرزا ظاہر دار بیگ توبۃ النصوح کا ایک زندہ اور فطری کردار ہے۔ ظاہر دار بیگ جیسے خود پسند، خوشامدی، یہ اس کے خوبیاں ہیں، خود پسند، انڈر لائن کر لیں آپ اس کو۔ مرزا ظاہر دار بیگ کے کردار کی جو خوبیاں ہیں وہ کون کون سی ہے؟ خود پسند، خوشامدی، ظاہر دار اور نمائش پرست کردار ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ ظاہر دار بیگ جو اصلی زندگی میں دولت سے محروم رہا، یہاں لائن آ رہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ ظاہر دار بیگ کون ہے؟ ظاہر دار بیگ وہ شخص ہے جو اپنی اصلی زندگی میں کیا رہا؟ دولت سے محروم رہا۔ محروم کا مطلب ہوتا ہے دولت حاصل نہ کر سکا، محروم رہا، اصلی زندگی میں دولت سے محروم رہا اور اپنی لفاظی، لیکن وہ اپنی لفاظی کا مطلب لمبی لمبی باتیں بیان کرنا اور جادو بیانی کے ذریعے اپنی شان و شوکت کو قائم رکھنے میں مصروف تھا۔ امیر زادوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، امیروں جیسی عادتیں اختیار کرنا اور انہی لوگوں کی طرح وضع قطع بنانا، مشاعروں اور نشستوں میں بلا تکلف جانا اور خود کو جمادار کی اولاد ظاہر کرنا، یہ انڈر لائن کر لیجئے بھائی۔ مرزا ظاہر دار بیگ کی جو خوبیاں ہیں وہ کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو کیا بتاتا؟ وہ جمادار کا بیٹا بتاتا۔ جمادار کیا ہوتے ہیں؟ جو زمیندار ہوتے ہیں اس کو اردو میں جمادار کہا جاتا ہے۔ جمادار کی اولاد ظاہر کرنا، کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے ہم اس پر لطف کردار کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہو جاتے ہیں، گرچہ یہ کہ کردار مختصراً کے لیے ہمارے سامنے آتا ہے مگر اپنی چرب زبانی سے جھوٹ کو سچ بنا کر اس طرح پیش کرتا ہے کہ ہمیں اس کی غلط بیانی کا گمان تک نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس کی غلط بیانی کا گمان تک نہیں ہوتا۔ تو یہ مرزا ظاہر دار بیگ کی خوبیاں تھی اس کے کردار کی۔ تو نصاب میں شامل سبق مرزا ظاہر دار بیگ نذیر احمد کی ناول جو ہے توبۃ النصوح کا ایک کردار ہے، جس میں انہوں نے مرزا ظاہر دار بیگ کا خاکہ کھینچا ہے۔ خاکہ کھینچا ہے مطلب اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ مرزا ظاہر دار بیگ کی جو اس سبق میں آیا ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں مرزا ظاہر دار بیگ کیا ہے۔ تو اس سے مرزا ظاہر دار بیگ کو شروع کرنے سے پہلے جو میں نے باتیں پڑھی ہیں وہ مرزا ظاہر دار بیگ کی خوبیاں ہیں کہ وہ کس طرح کا کردار ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی جو کس ٹائپ کا وہ انسان ہے اس کی ایک پکچر مائنڈ میں بن گئی ہوگی کہ وہ کس طرح کا فریبی انسان ہے، لیکن وہ اپنی جو کلا کون سی؟ لفاظی دیکھیے ایک لفظ ہے لفاظی۔ لفاظی کس کو کہتے ہیں؟ لفاظی اردو میں ایک لفظ ہے جس کا ہم نارملی مانے تو یہ کیا ہوگا؟ لفاظی یعنی لمبی لمبی ہانکنا۔ لمبی لمبی ہانکنا کو کیا کہا جاتا ہے؟ لفاظی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں۔ مرزا ظاہر دار بیگ، اس شخص کی کیفیت یہ تھی کہ شاید اس کا نانا، کس شخص کی؟ مرزا ظاہر دار بیگ کی، اس شخص کی کیفیت یہ تھی کہ شاید اس کا نانا وہ بھی حقیقی نہیں ابتدائے عمل سرکاری میں جناب ریجیڈنٹ کی اردل کا جمادار تھا۔ کس کا جمادار تھا؟ جناب ریجیڈنٹ کی اردلی کا جمادار تھا۔ دیکھیے یہ جو بات آ رہی ہے نا، جمادار اصل میں کون تھا؟ اس کا نانا، اور نانا بھی اصلی نہیں تھا۔
وہ بھی حقیقی نہیں تھا. اول تو ایسی عالی جا سرکار، دوسرے با اعتبار منصف اور اردلی کا جمعدار، تیسرے ان دونوں کی بے عنوانی، اس پر خود اس کی رشوت ستانی بہت کچھ کمایا. یعنی وہ نانا بھی ایسا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں جمعداری کے عہدے پر رہتے ہوئے بہت کچھ کمایا، رشوت خوری حاصل کی. اس پر خود کی اس کی رشوت ستانی بہت کچھ کمایا، یہاں تک کہ اس کی اعتدار دلی کی روادات میں ہو گیا. مرزا کی ماں اوائل عمر میں بیوہ ہو گئی. اب مرزا کی ماں کی بات دیکھیے، یہاں جو مین کردار ہے وہ مرزا اور مرزا کی ماں ہے، اور مرزا اور مرزا کی ماں کے ارد گرد ہی یہ پورا سبق گھومتا ہے. تو مرزا کی ماں کے بارے میں آ رہا ہے کہ مرزا کی ماں جو ہے ایک اوائل عمر مطلب شادی کے بعد جو شروعاتی جو سال ہوتے ہیں، مطلب 2-3 سال، 3-4 سال کے اندر ہی وہ کیا ہو گئی تھی؟ بیوہ ہو گئی تھی. بیوہ وہ عورت جس کا شوہر مر جاتا ہے. جمعدار نے باوجود کہ دور کی قرابت تھی، حتیٰ لیلا اس کا تکفل اپنے ذمے لے لیا. اب جو جمعدار تھا کون؟ مرزا کی ماں کے جو رشتے میں پاپا ہو گئے، یعنی کہ مرزا کے نانا، جو حقیقی نہیں ہے، دھیان رکھنا، اصل میں جمعدار کون ہے؟ مرزا کے نانا، اور وہ نانا بھی رشتے میں ہیں، حقیقت کے نانا نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس دوران جب مرزا کی ماں بیوہ ہوئی تو مرزا کے نانا نے مرزا کے ماں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی کہ اس کو بھئی دھیان رکھنے کا کام اس کا ہے. جمعدار اپنی حیات میں تو اتنا سلوک کرتا رہا کہ مرزا کو یتیمی اور اس کی ماں کی بیوگی بھول کر بھی یاد نہ آئی، لیکن جمعدار کے مرنے پر اس کے بیٹے پوتے نواں سے کثرت سے تھے. تو جمعدار کے مرنے کے بعد جمعدار کے جو بیٹے بھی بہت زیادہ تھے، پوتے بھی خوب تھے، اور اس کے جو ریئل نواسے ہیں وہ بھی کثرت سے تھے. تو جمعدار کی جتنی دولت تھی اس سے زیادہ تھا اس دولت کو لینے والے وارث تھے. تو اس کا پھر کہاں نمبر آنے والا تھا، کیونکہ یہ تو ریئل تھا نہیں. انہوں نے بے اتنائی کی. اگرچہ جمعدار بہت کچھ وصیت کر مرے تھے، مگر ان کے ورثہ نے با ہزار دقت محل سرا کے پہلو میں ایک چھوٹا سا قطع ان کے رہنے کو دیا. حالانکہ جمعدار مرنے سے پہلے ان کو وصیت کر کے آتا کہ ان کو تھوڑا بہت مکان میں حصہ دے دیا جائے، لیکن تھوڑا بہت کیا دیا جاتا ہے اس کو صرف اور صرف حویلی کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیا جاتا ہے، جس کو ہم چھوٹی سی کوٹری کہہ سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا قطع ان کو رہنے کو دیا، اور 7 روپے مہینے کے کرائے کی دکان مرزا کے نام کر دی. اس کے علاوہ ایک دکان اور ہے وہ بھی مرزا کے نام کر دی، جس کا نام کیا تھا؟ 7 روپے کی مہینے کی 7 روپے مہینہ کرایہ آیا کرتا تھا اس دکان کا، وہ مرزا کے نام کر دیا. یہ تو حال تھا مرزا، مرزا کی ماں اور مرزا کی بیوی، 3 آدمی اور 7 روپے کی کل کائنات. اس پر مرزا کی شیخی اور نمود یہ مسخرہ اس کی ہستی پر چاہتا تھا کہ جمعدار والوں کی برابری کرے. تو دیکھو ابھی 7 روپے میں مرزا کے کون کون پریوار پلتے ہیں. دیکھیے مرزا کی ماں بھی ہے، مرزا خود بھی ہے، مرزا کی بیوی بھی ہے، اور مرزا کے 3 تو دیکھو 3 ہی ہے، بچوں کا ذکر نہیں آیا اس میں. ماں ہے، بیوی ہے، اور خود ہے. تو 3 بندے ہیں، اور 3 بندوں کا جو خرچ ہے مہینے کا کتنا ہے؟ 7 روپے. تو جمعدار والوں کی برابری کرے جن کو سدہ روپے ماہوار کی آمدنی تھی. سدہ کا مطلب ہوتا ہے ہزاروں روپے کی آمدنی تھی. اگرچہ جمعدار والے اس کے منہ نہیں لگاتے تھے. تو جتنے بھی جمعدار تھے شہر کے وہ اس کو منہ نہیں لگاتے تھے. کس کو؟ مرزا کو. مگر یہ بےغیرت کس کے کہا گیا ہے؟ مرزا کو. مگر یہ بےغیرت زبردستی ان میں گھستا تھا. یہ کسی کو بھائی جان کیا کیا کہتا تھا، کس طرح سے گھستا تھا. دیکھیے مرزا کے کردار کی ایک خوبی کیا ہے، آپ کو بتایا تھا میں نے. مرزا کے کردار کی ایک خوبی کیا ہے؟ خوشامد. کیا مطلب ہوتا ہے اس خوشامد کا؟ کسی ایک شاعر نے خوشامد نام سے ایک نظم بھی لکھی، شاید آپ نے پڑھی ہوگی. وہ نہیں پڑھی؟ پڑھی ہوگی نا. خوشامد کیا ہوتی ہے؟ پڑھیے تو بتاؤ.
तारीफ करना, यानी लोगों की तारीफ करना। अभी ये तारीफ है अच्छे मकसद से की जाती है तो अच्छी बात है, अगर बुरे मकसद से भी की जाती है तो ये झूठी तारीफ हो गई। तो खुशामद का मतलब बढ़ाई करना, बढ़ाई चढ़ाई करना, लोगों को की तारीफ करना, इसको कहते हैं खुशामद। तो लोग, ये मिर्जा की एक खूबी क्या थी कि मिर्जा क्या था, खुशामद पसंद इंसान था। तो मिर्जा क्या करता, उनमें घुसने के लिए, क्योंकि कोई मिर्जा को क्या नहीं लगाता था, मुंह नहीं लगाता था, तो मिर्जा जो है उनमें घुसने के लिए क्या करता, किसी को तो क्या कहता मामू जान, किसी को भाई जान, किसी को खालू जान, किसी को, और वो लोग जो उसकी अदाई रिश्वतों रिश्तों नातों से जलते और दिक होते, ऊंची हैसियत के लोगों में बैठना उसके हक में और जबू था। उनकी देखा देखी उसने तमाम आदे अमीर जादों जैसी इख्तियार कर ली। तो मिर्जा ने जो है किसकी आदतें इख्तियार कर ली, इसे अंडरलाइन कर लें आप, मिर्जा ने अमीर जादों की सोबत में बैठकर अमीर जादों की तरह आदत इख्तियार कर ली। ये अंडरलाइन कर लेना भाई। अब सवाल बनता है यहाँ पर कि मिर्जा किन की सोबत में उठता बैठता था। हाँ, मिर्जा अमीर जादों की सोबत में उठता बैठता और उनकी आदतें इख्तियार करता था, यहाँ ये सवाल बनता है। ठीक है, मगर अमीर जादगी निभे तो कैसे निभे, दुकानें गिरवी होती जाती थी, माँ बेचारी बेहतरी 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 बागती, मगर कौन सुनता, मिर्जा को जब देखो पाँव में 1.5 हाशिए की जूती रखता हो, सर पर दोहरी बेल की बारी मरार टोपी, बदन में एक छोड़ दो दो। तो देखो मिर्जा का लिबास है ये, मिर्जा कैसा रखता था अपने आप को, मिर्जा जो है अपने आप को पाँव में 1.5 हाशिए की जूती रखता है। अंडरलाइन कर ले भाई, मिर्जा का हुलिया कैसा था, मिर्जा हमेशा पाँव में 1.5 हाशिए की जूती रखता, सर पर दोहरी बेल की भारी मराठ टोपी थी, बदन में एक छोड़ दो दो अंग रखे थे। कितने अंग रखे रख रखे थे उसने, अंग रखे मतलब ये जो रुमाल सा डालते ना, लंबा रुमाल से, उसको अंग रखा कहा जाता है। और हल्की सी तन जेब, नीचे कोई तरह के दाड़ा के कानवे जाड़ा हुआ तो बानत, मगर 7 रुपए गुजर से कम की नहीं थी, मगर वो सारी चीजें 7 रुपए गुजर से कम की नहीं थी। खैर ये तो सुबह व शाम और तीसरे पहर का शानी मखमल की आसिफ खानी है, जिसमें हरीर की संजाफ के अलावा गंगा जमनी कम ख्वाब की उम्दा बेल टंकी हुई थी। सुर्ख नेफा पायजामा अगर ढीले पायचों का हो तो कलीदार उस कदर ऊंचा था, नीचा के ठोकर के इशारे से 2-2 कदम आगे, और अगर तंग मोहरी, तो ये तो इसको तो छोड़िए, आप नीचे आ जाइए, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, मिर्जा का हुलिया ये बता रहे जा रहा है। कलीम से और मिर्जा से महफिल मुशायरा में तारुफ हुआ। तो अंडरलाइन कर लीजिए, यही जो दोस्त है जो मिर्जा का दोस्त कहलाता है, और मिर्जा इसी के साथ बुरी करता है। ये कलीम कौन है, ये कोई रईस जादा है, कलीम कौन है, एक रईस जादा है, उसका बेटा है, और मिर्जा का तारुफ इससे हो जाता है किसी महफिल में, और ये मिर्जा का क्या बन जाता है, दोस्त बन जाता है। नाम ध्यान रखना, कलीम। कलीम से और मिर्जा से महफिल मुशायरे में तारुफ हुआ। शुदा शुदा मिर्जा साहब कलीम के मकान पर तशरीफ लाने लगे। जैसे जैसे मिर्जा की और कलीम की दोस्ती बढ़ती गई, तो मिर्जा कहाँ आ रहे हैं, कलीम के घर पर आ रहे हैं और तशरीफ रख रहे हैं। तो उनको, मिर्जा को पता है कि ये कलीम कौन है, जमींदार का बेटा है, पैसे वाला है, तो मिर्जा ज्यादातर उसके घर पे जाते हैं और उससे खूब हिसाब किताब करते हैं। यहाँ तक कि चंद रोज से दोनों में ऐसी गाढ़ी छनने लगी कि गोया एक जान दो कालिब थे। यानी इतनी जबरदस्त ये एक मुहावरा है, एक जान दो कालिब होना। एक मुहावरा आपने 10th में ही पढ़ा होगा, एक जान दो कालिब होना। कालिब
कालिब का मतलब होता है कल्ब, कल्ब का मतलब होता है दिल, कल्ब का मतलब क्या होता है दिल, यानी शरीर तो एक है लेकिन दिल दो हैं। कलीम को तो मिर्जा के मकान पर जाने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन देखिए कौन आ रहा है, मिर्जा ही आ रहे हैं कलीम के घर पे, लेकिन कलीम कभी भी मिर्जा के घर पर नहीं जा रहा है। तो जाए भी तो कहाँ पे जाए, क्या क्या है मिर्जा की प्रॉपर्टी, 7 रुपये महीने का किराया आता है और एक छोटा सा कमरा है जिसमें 3 लोग रहते हैं। और जबकि जब ये कल ये मिर्जा अपने आप को क्या बता रहे हैं कि मैं जमादार का बेटा हूँ, पूरी हवेली मेरी है। तो कलीम को तो मिर्जा के मकान पर जाने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ, मगर मिर्जा शाम को तो कभी कभी, लेकिन सुबह को बिला नागा आते, सुबह रोज आते थे और तमाम तमाम दिन कलीम के पास रहते। मिर्जा ने अपना असली हाल कलीम पर जाहिर नहीं होने दिया। कलीम यही जानता था कि जमादार का तमाम तरका मिर्जा को मिला है। अंडरलाइन कर लो इसी को। कलीम के दिमाग में क्या था कि जमादार का जितना भी तमाम तमका है, तमका मतलब उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो किसको मिली है, मिर्जा को मिली है। ऐसा गुमान किसका है, कलीम का। और तमाम तमाम दिन कलीम के पास ये जमादार तमाम का तमाम तिरका मिर्जा को मिला है, और वो जमादार के बेटे पोतों को मिर्जा की महल सरा और जमादार के दीवान खाने को मिर्जा का दीवान खाना और जमादार के बेटे पोतों को नौकरों को, बेटे पोतों के नौकरों को मिर्जा के नौकर समझता था। तो असल में जो भी नौकर थे, जो जमादार के बेटे के नौकर थे, वो सारे किसके नौकर समझे जाते थे, मिर्जा के। और हवेली किसकी समझी जाती, मिर्जा की। और जमादार का जो दीवान खाना था जो बड़ा सारा होता है, वो किसका था, वो भी किसका समझा जाता, मिर्जा को। और इस गलत फहमी में वो घर से निकला तो सीधा जमादार के महल की, तो देखो और इस गलत फहमी में जब वो घर से निकला तो सीधा जमादार के महल की सराह की ड्योढ़ी पर जा मौजूद हुआ, बार बार पुकारने और कंधी कुंडी खड़खड़ाने से दो लौंडिया, लौंडिया मतलब दो नौकरानी जिसको कहते हैं, उसको उर्दू में इसे लौंडिया कहा जाता है। दो लौंडिया जो है वो क्या हुई, चिराग लिए हुए अंदर से निकली और उनसे में से एक ने पूछा कौन साहब है और इतनी रात गए, क्या काम है। अब देखिए क्या होता है, कलीम की मैं आगे बात बता दूं, कलीम का जो झगड़ा है वो अपने माँ बाप से हो जाता है। कलीम कौन है, मिर्जा का दोस्त, मिर्जा का दो, और मिर्जा किसके पास आते जाते हैं, कलीम के पास। और कलीम जो है किसको अपना दोस्त समझता है, मिर्जा को। तो मिर्जा ने ज्यादातर दावतें कहाँ उड़ाई है, कलीम के घर। अब कलीम जो है का झगड़ा किससे हो जाता है, उसके माँ बाप से। तो कलीम को सबसे पहले कौन याद आता है, मिर्जा। और माँ बाप से झगड़ा होने के बाद वो घर छोड़कर गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है, और वो सीधा कहाँ जाता है, मिर्जा के, मिर्जा की जो हवेली है, जो जमादार, जो अपने आप को जमादार का बेटा कहता है, उस हवेली में चला जाता है। और वहां जाकर रात का, गहरी रात है, मतलब 11 साढ़े 11 बजे या 12 बजे की बात होगी, और रात में जाकर जब वो कुंडा खटखटाता है तो वो अंदर से दो लौंडियाँ आती हैं, दो नौकरानियाँ आती हैं, और वो पूछती है आप कौन साहब है, क्या काम है आपको। अब क्या कह रहा है वो देखो आगे, कलीम जाओ मिर्जा को भेज दो। किनको कह रहा है कलीम, नौकरानियों को, लौंडिया कहा गया। कलीम जाओ मिर्जा को भेज दो। लौंडी कहती है, पहली लौंडी, कौन मिर्जा। कलीम कहता है मिर्जा जाहिरदार बेग जिनका मकान है। और कौन मिर्जा, ये जिसका मकान है, जिसका नाम मिर्जा जाहिरदार बेग है, उस मिर्जा की मैं बात कर रहा हूँ। लौंडी, यहाँ तो कोई मिर्जा जाहिरदार बेग नहीं रहता। तो लौंडी कहती है यहाँ तो कोई भी मिर्जा जाहिरदार बेग नहीं रहता। इतना कह के करीब था कि लौंडी फिर कवाड़ बंद करके जल्दी से कलीम ने कहा, क्यों जी, क्या ये जमादार साहब की महल सरा नहीं है। जैसे ही वो लौंडी जो बंद करती है तो वो उसको रोक कर कहता है, क्या ये जमादार साहब का महल नहीं है।
लौंडी कहती है क्यों नहीं है, जमादार साहब का ही महल है। कलीम फिर तुमने ये क्या कहा कि यहाँ कोई जाहिरदार बेग नहीं, क्या जाहिरदार बेग जमादार के वारिस और जानशीन नहीं है। लौंडी जमादार के वारिसों को खुदा सलामत रखे, मवा जाहिरदार बेग जमादार का वारिस बनने वाला कौन होता है। अब हकीकत सामने आती है कि जमादार का वारिस बनने वाला कौन होता है, मिर्जा कौन होता है। जमादार के जो वारिस है वो तो महल में आराम कर रहे हैं। दूसरी लौंडी कहती है अरे कमबख्त, ये कहीं मिर्जा बांके के बेटे को तो न पूछते हैं, वो हर जगह अपनी तेज जमींदार का बेटा बताया करता है। अब वो किसकी तरफ मुखातिब, अब उनको याद आ जाता है ये किसके बारे में बात कर रही है। उनमें से एक लौंडी कहती है कहीं ये उस जमादार के बेटे का बारे में तो बात नहीं कर रहा, जिस मिर्जा के बारे में तो बात नहीं कर रहे, जो अपने आप को क्या बताता है, जमादार का वारिस, जमादार का बेटा बताता है। क्यों मियाँ, वही मिर्जा जाहिरदार बेग ना जिनकी रंगत जर्द है। अब उसका हुलिया बयान किया जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए। उसकी रंगत कैसी है मिर्जा जाहिरदार बेग की, जर्द, जर्द मतलब पीला, आंखें करंजी, छोटा कद, दुबला डील, दुबला डील, अपने ते बहुत बनाए संवारे रखता है। कलीम हाँ हाँ वही जाहिरदार बेग। लौंडी तुम यहाँ उस मकान के पिछवाड़े में, उस मकान के पिछवाड़े में यानी पीछे की तरफ, अपलों की टाल के बराबर एक छोटा सा कच्चा मकान है, वो उसमें रहते हैं, वहां जाइए आप। यहाँ महल में मत आइए, महल उसका नहीं है, महल तो मिर्जा के वारिस, ये जमादार के वारिसों का है। कलीम ने वहां जाकर जब अब उसको एड्रेस बताया जाता है कि वो कहाँ रहता है। कलीम ने जब वहां जाकर आवाज दी तो कुछ देर बाद मिर्जा साहब नंग धड़ंग जांघिया पहने, पहले तो मिर्जा बाहर निकलते तो कैसे निकलते हैं, अपने आप में दो दो अंग रख रखा है, पगड़ी बांध रखी है, शेरवानी पहन रखी है और पाजामा ऐसा डील डोल का कि पता नहीं कि कितने बड़े रईस हैं। और अब घर पे कैसे रहते हैं देखिए, जांघिया पहना रखा है। जांघिया मतलब जांग जितना एक बड़ा कच्छा जिसको कहते हैं वो पहन रखा है। तो जांघिया पहने हुए बाहर तशरीफ लाए और कलीम को देखकर शर्माए और बोले आप हैं, माफ कीजिएगा मैं समझा कोई और साहब है। बंदे को कपड़ा पहनकर सोने की आदत नहीं है। अब झूठे झूठे बहाने बना रहा है कि बंदे को कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं, यानी मैं जांघिया पहनकर ही सोता हूँ। मैं जरा कपड़े पहन आऊं तो आपके हम राकाब चलूं। कलीम चलेंगे कहाँ, मैं आप ही के पास तक आया था। मिर्जा फिर अगर कुछ देर तक तशरीफ रखना मंजूर हो तो मैं अंदर पर्दा करा दूं। कलीम मैं आज शब को आज शब को मतलब आज रात को आप ही के यहाँ रहने की नीयत से आया हूँ। अब ये किसको कहता है, मिर्जा। मिर्जा कहता है बिस्मिल्लाह, तो चलिए इस मस्जिद में तशरीफ रखिए। कहाँ ले जा रहा है, मस्जिद में। मस्जिद टूटी फूटी मस्जिद जो जहाँ नमाज नहीं होती है, तो कहाँ नहीं ले जा रहा है, अंदर नहीं ले जा रहा है वो। मिर्जा बिस्मिल्लाह, तो चलिए इस मस्जिद में तशरीफ रखिए, बड़ी फिजा की जगह है, मैं अभी आया। कलीम ने जो मस्जिद में आकर देखा तो मालूम हुआ कि एक निहायत पुरानी छोटी सी मस्जिद है। मस्जिद ज़रार की तरह वहशतनाक, ना कोई हाफिज है, ना मुल्ला है, ना तालिब इल्म है, ना मुसाफिर है, हजार हाथ चमगादड़ ही चमगादड़ है। और उनकी तस्बीह बेहंगामे से कान के पर्दे फटे जाते हैं। फर्श पर इस कदर बीट पड़ी है कि बजाय खुद खड़े नीचे का फर्श बन गया है। मिर्जा को इंतजार में कलीम को चार आसी मस्जिद में ठहरना पड़ा। मिर्जा आए भी तो इतनी देर के बाद कि कलीम मायूस हो चुका था। कबल इसके मतलब इसके पहले की कलीम शिकायत करे, मिर्जा साहब तौर दफा दखल मकदर फरमाने लगे कि बंदे के घर में कई दिन से तबीयत अलील है, खफाकन का आर्जा है, इख्तिलाज कल्ब का रोग है। अब जो मैं आपके पास
سے گیا تو ان کی گشی میں پایا، اس وجہ سے دیر ہو گئی، پہلے یہ تو فرمائیں گے اس وقت بندہ نوازی کا فرمانے کی کیا وجہ تھی؟ کلیم کہتا ہے، اب اس سے پوچھتا ہے کہ آپ اس وقت کیسے آئے؟ کلیم نے باغ کی طلب، اپنا انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار، تمام ماجرا کہہ سنایا۔ مرزا پھر اب کیا ارادے ہیں؟ مرزا کہتا ہے کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کلیم کہتا ہے سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ جانے کے ارادہ تو نہیں ہے، اور جو آپ کی صلاح ہو۔ کلیم پوری بات بتاتا ہے اور بات بتا کے کہتا ہے کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف یہی ارادہ ہے کہ میں گھر نہیں جانا چاہتا، باقی آپ جو کہیں گے وہ مانوں گا۔ کلیم مرزا کہتا ہے خیر نیت شب حرام صبح تو ہو، آپ بے تکلف استراحت فرمائیے، میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے اور مجھے مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجیے گا کہ آج اس کی علامت میں اشتداد ہے۔ کلیم یہ ماجرا کیا ہے؟ کلیم سوچتا ہے، پوچھتا ہے ماجرا کیا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائے ہے، متعدد دیوان خانے ہیں، کئی پائے باغ ہیں، حوض اور حمام اور کڑے اور گنج اور دکانیں اور سرائے ہیں۔ میں تو جانتا ہوں کہ عمارت کی قسم سے کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جسے تم نے اپنی ملک نہ بتایا ہو۔ مایا حال کے ایک متنفس کے واسطے ایک شب کے لیے تمہیں جگہ میسر نہیں، جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے ان سے یہ ثابت ہوتا کہ زماندار کے تمام ترکے پر تم قابض ہو، لیکن اس تمام جا عشمت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا۔ تو آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ مرزا آپ کو میری نسبت سے سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے۔ اتنی مدت مجھ سے آپ سے صحبت رہی، مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور عادت کو نہ پہچانا۔ یہ اختلاف حالت ہے جو آپ دیکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بندے کو جمعدار صاحب مرحوم متنبی کیا اور جانشین کر مرے تھے۔ شہر کے کل رؤسا اس سے واقف اور آگاہ ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنہ اندازیاں کی۔ بندے کو آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے سے کوسوں بھاگتا ہے، صحبت ناملا تم دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا، لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ، بندوبست کا حوصلہ نہیں۔ اس روز سے اندر بہار اور پلامچی ہوئی اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ بندے کو منا لے جائے، لیکن آپ نے کبھی تذکرہ بھی نہیں کیا۔ اب دیکھو پوری بات بتا رہا ہے کہ کلیم کو کیا بہانہ دے رہا ہے کہ جمعدار صاحب جب مرے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے پوتوں اور ریئل جو نواز ہیں ان کے بجائے انہوں نے کس کو اپنا وارث بنایا؟ مجھے اپنا وارث۔ اور یہ تمام چیزیں انہوں نے کس کو دی؟ مجھے دی۔ لیکن مرنے کے بعد ان کے بیٹے پوتوں نے مجھے گھسنے نہیں دیا اور وہ ساری چیزیں انہوں نے لے لی، اور آپ مجھے جانتے ہو کہ میں فساد جھگڑے سے کوسوں دور بھاگتا ہوں۔ یہ جھوٹا بہانہ دیتا ہے۔ تو اب کلیم کیا کہتے ہیں، تو تم اتنے دن میرے ساتھ تھے، تم نے کبھی یہ بات تو بتائی نہیں۔ مرزا اگر میں آپ سے کسی سے تذکرہ کرتا تو استقلال مزاج سے بے بہرا اور غیرت و اہمیت سے بے نصیب ٹھہرتا۔ اب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوگی، اجازت دیجیے کہ میں جا کر بچھونا بچھوا دوں اور مریضہ کی تیمارداری کروں۔ دھیرے سے دیکھو بات کاٹ کے وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے، اور دوسری چیز کے بہانے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کلیم خیر مقام مجبوری ہے، یہ مجبوری کا مقام ہے، لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجئے، تاریکی کی وجہ سے طبیعت اور بھی گھبراتی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ایک چراغ تو لا دیجئے۔ تاریکی مطلب اندھیرا، تاریکی کا مطلب کیا ہوا؟ اندھیرا۔ تاریکی کی وجہ سے کیا ہے؟ جان گھبراتی ہے۔
मिर्जा चिराग क्या, मैंने तो लैंप रोशन कराने का इरादा किया है। अभी झूठम झाट कर रहा है वो। चिराग छोड़िए, मैंने तो पूरा लैंप जलाने का इरादा कर रहा था, लेकिन गर्मी के दिन है, परवाने बहुत जमा हो जाएंगे और आप ज्यादा परेशान हो जी गया, और इस मकान में अबाबिलों की भी कसरत है। अब देखो वो भी नहीं भेजता है। वो क्या नहीं भेजता है? क्या नहीं भेजता है? चिराग भी नहीं भेजता, उसके पास चिराग भी नहीं है। रोशनी देखकर गिरने शुरू होंगे और आपका बैठना दुश्वार कर देंगे। थोड़ी देर सब्र कीजिए, महताब निकल आता है। महताब मतलब अभी चांद निकल ही आएगा। कलीम सब जब घर से निकला था तो खाना तैयार था, लेकिन वो इस कदर तेज में था कि उसने खाने की मुतलक परवाह न की। बेखावे निकल खड़ा हुआ। मिर्जा से मिलने के बाद वो मुंतजिर था कि आखिर मिर्जा खुद पूछे। अब देखो मिर्जा ने अभी तक खाने की भी नहीं पूछी, खुद पूछेंगी तो कह दूंगा। मिर्जा को हर चंद खाने की निस्बत पूछना जरूर था, क्योंकि अव्वल तो रात कुछ ऐसी ज्यादा नहीं गई थी, दूसरे इससे ये मालूम हो चुका था कि कलीम घर से निकला है, तीसरे दोनों में बेतकल्लुफी गायत दर्जे की थी। लेकिन मिर्जा कसदन इस बात से मुतजरद ही ना हुआ, और कलीम बेचारा रे का ये हाल के मस्जिद में आने से पहले उसकी अतड़ियाँ कुल हवल्ला पड़नी शुरू हो गई थी। कुल हवल्ला मतलब बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि वो घर से बिना खाए पिए नाराज होकर अपने माँ बाप के घर से निकला था। जब उसने देखा कि मिर्जा किसी तरह इस पहलू पर नहीं आता, ऐन करीब तमाम शब वास्ते रुखसत हुआ जाता है, तो बेचारे ने बेगैरत बनकर कहा कि सुनो यार, मैं खाना भी नहीं खा के आया हूँ। देखो अब मिर्जा से क्या क्या चीजें दरियाफ्त की है कलीम ने? लैंप की, सॉरी चिराग की। तो मिर्जा ने क्या लंबे चौड़ी बहाने बनाए? चिराग छोड़ो, मैंने तो लैंप का इंतजाम कर रखा है, लेकिन फिर भी नहीं दूंगा आपको। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि बहाना क्या, चमगादड़ आ जाएंगी, कीड़े आ जाएंगे और तुमको सोने नहीं देंगे। अब खाने की गुजारिश कर रहा है, तो अब देखो मिर्जा क्या कहते हैं। मिर्जा सच कहूं उन्हें झूठ बहकाते हो कलीम, तुम्हारे सर की कसम मैं भूखा हूं। मिर्जा मर्द खुदा, तो तुमने आते ही क्यों नहीं कहा? अब इतनी रात गए, क्या हो सकता है? अब मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? रात तो पूरी हो गई खाने के लिए, अब मैं क्या करूं? दुकानें सब बंद हो गई, और जो एक खुद दो खुली हैं तो बासी चीजें रह गई होंगी, जिनके खाने से फाका बेहतर है। घर में तो आज आग तक नहीं सुलगी, मगर जाहिरन तुम से भूख की सहार होनी मुश्किल मालूम होती है। देवस्तः कोजीर करना बहुत अहम हिम्मत वालों का काम है। एक तदबीर समझ में आई कि जाओ छदामी बड़बुंजे, छदामी बड़बुंजे का नाम है। बड़बुंजा कौन होता है? जो चने मूंगफली वगैरह सेकता है ना, उसको बड़बुंजे कहा जाता है। चने सेकने वाला जो होता है वो बड़बुंजे कहा जाता है। जाओ और बड़बुंजे के पास कि यहाँ जाकर गर्मा गर्म चने की दाल बनवा लाओ। बस एक देले की मुझे और तुझे दोनों को काफी होगी। रात का वक्त है। अभी कलीम कुछ कहने ही ना पाया था कि मिर्जा जल्दी से उठे और बाहर गए और चश्मे जदन में चने बुनवा लाए, और धेले के कहकर गए थे या तो कम के ले आए या रा में दो चार फंके लगा गए, इस वास्ते के कलीम रोबा रू तीन मिट्टी मीठी चने से ज्यादा ना थे। मिर्जा यार हो बड़े खुशकिस्मत। मिर्जा कहते हैं तुम यार बड़े खुशकिस्मत हो, इस वक्त भाड़ मिल गया। यानी तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस वक्त क्या है, भाड़ मिल गया। वल्ला जरा हाथ तो लगाओ, देखो कैसे बुलस रहे हैं और सौंधी सौंधी खुशबू अजीब ही दिल फरेब है कि बस बयान नहीं हो सकता। ताज्जुब है कि लोगों ने खस और मिट्टी का इत्र निकाला, मगर भुने हुए चनों की तरफ किसी का जहन नहीं गया। कोई फन कोई कमाल भी क्या चीज। अब देखिए वो एक भुने हुए चने लाया और उसको इस तरीके से बयान मत कर रहा है कि जैसे पता नहीं वो दुनिया की कौन सी मायना चीज लेके आया है। कि ये आगे देखिए कैसे कह रहा है। इतनी रात गई मगर छदामी की दुकान पर भीड़ लगी थी होती है। बंदे ने तहकीक सुना कि हुजूर वाला के खासे में बंदे ने तहकीक किया
کہ حضور والا کے خاصے میں چھدامی کی دکانے کا چنا بلا ناگا لگ کر جاتا ہے، اور واقع میں آپ ذرا غور سے دیکھیے کیا کمال کرتا ہے کہ بھنے ہوئے چنوں کو سڈول بنا دیا ہے۔ بھائی تمہیں میرے سر کی قسم سچ کہنا، ایسے خوبصورت خوش قطع سڈول چنے تم نے پہلے کبھی بھی دیکھے تھے؟ دال بنانے میں اسے کمال حاصل ہے کہ کسی دانے پر خراش تک نہیں، ٹوٹنے پھوٹنے کا کیا مذکورہ، دانوں کی رنگت دیکھیے، کوئی بسنتی ہے کوئی پستی ہے۔ دیکھیے اب کیا کیا بیان کر رہا ہے ایک چنے کے دانے کو۔ اور اس نے مرزا کے گھر، مرزا نے خود نے کلیم کے گھر کتنے بڑے بڑے پکوان کھائے، لیکن جب اس کی باری آئی تو یہ کیا لے کے آیا؟ چنے۔ مطلب بے غیرت اور بے شرم اور لفاظی ٹائپ کا آدمی ہے، مطلب اب بھی اس کو یہ نہیں آ رہی ہے، لیکن اپنی لفاظی کی عادت، لفاظی مطلب جھوٹ بولنے کی عادت، بڑی بڑی لمبی لمبی چوڑی ہانکنے کی جو عادت ہے وہ ابھی تک نہیں گئی۔ ابھی بھی اس کے بارے میں اتنا لمبا چوڑا بیان کر رہا ہے چنے کے بارے میں کہ جیسے پتہ نہیں کیا لایا ہے۔ سڈول چنے تم نے پہلے کبھی دیکھے ہیں؟ دال بنانے میں اسے کمال حاصل ہے، کسی دانے پر خراش تک نہیں، ٹوٹنے پھوٹنے کا کیا مذکورہ، دانوں کی رنگت دیکھیے، کوئی بسنتی ہے کوئی پستی ہے، گرج دونوں رنگ خوشنما۔ یوں تو سدھا قسم کے گلے ہیں، گلے مطلب اناج ہیں، سدھا مطلب ہزاروں قسم کے اناج ہیں، اور پھل زمین سے اگتے ہیں، لیکن چنے کی لذت کو کوئی نہیں پاتا۔ آپ نے وہ ایک ظریف سی حکایت سنی ہے، کلیم فرمائیے۔ اب دیکھیے حکایت سنا رہا ہے کہ کس کے بارے میں حکایت سنا رہا ہے؟ چنے کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ ایک مرتبہ چنانچہ حضرت میکائیل کی خدمت میں، میکائیل فرشتے کا نام ہے، حضرت میکائیل کے خدمت میں جنہیں رزق ابا کا کام سپرد کی فریاد لے کر گیا کہ حضرت میں نے ایسا کیا قصور کیا کہ جو ہی میں نے زمین سے سر باہر نکالا تیر ستم چلنے لگے۔ معقولات اور بھی ہیں مگر جیسے جیسے ظلم مجھ پر ہوتے ہیں کسی پر نہیں ہوتے۔ نشو نما کے ساتھ میری قطع و برید ہونے لگی، میری کوپلوں کو توڑ کر، یعنی ایک حکایت ہے کہ جو چنا ہے، چنا وہ شکایت لے کے جاتا ہے کس کے بعد؟ حضرت میکائیل کے علیہ السلام۔ میکائیل کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں جن کا کام دنیا میں رزق بانٹنا ہے، اور ان میں سے اور چنا بھی ایک طرح کا رزق ہے، تو وہ چنا ان کو جا کے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا کہ میں جب سے زمین سے میں نے باہر قدم نکالتا ہوں تو میرے ساتھ ظلم ہی ظلم ہوتے ہیں۔ کیسے ظلم ہوتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میری کلی کو توڑ کر، میری کوپلوں کو توڑ کر لوگ ساگ بناتے ہیں۔ چنا جو ہوتا ہے پہلے اس کا ساگ بنتا ہے، موٹا موٹا، آپ نے چنے دیکھے ہوں گے نا، آلو چھولے کا ساگ، اس کا ساگ بناتے ہیں اور مجھے کچے بھی کھا جاتے ہیں۔ جب بارہوات ہوا تو خدا جھوٹ نہ بولے، آدمی بکرے بن کر لاکھوں من بونٹ چڑھ جاتے ہیں۔ اس سے نجات ملی تو ہولے کرنے شروع ہوئے، یہ پکا تو شاخ و برگ بھس بن کر بیلوں اور بھینسوں کو دوزخ شکم کا ایندھن ہوا، رہا دانا اسے چکی میں دلے گھوڑوں کو کھلائے۔ دیکھو اب پھر جو دانا بچتا ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ چکی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چنے کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، پھر دانا جو بنتا ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ چکی میں ڈال دیا جاتا ہے، چکی میں ڈال کے گھوڑوں کو بھی کھلایا جاتا ہے، پھر بھاڑ میں بونا جاتا ہے، بھٹی میں بونا جاتا ہے، پھر اس کا بیسن بھی بنایا جاتا ہے، چنے کا پھر کیا بنایا جاتا ہے؟ بیسن بھی بنایا جاتا ہے، کھولتے ہوئے پانی میں پھر اس کو ابالا بھی جاتا ہے، چنے بناتے ہیں نا اپن پانی کو میں ابال کے، اور پھر گھنگیاں پسائی جاتی ہے۔ گرج شروع سے آخر تک مجھ پر طرح طرح کی آفتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت میکائیل کے دربار میں چنے کا اس طرح بے باکانہ چڑچڑا بولنا سے سن کر حاضرین دربار اس کے قدر ناخوش ہوئے کہ ہر شخص اسے کھانے کو دوڑا۔ چنانچہ یہ ماجرا دیکھ کر بے انتظار حکم آخر رخصت ہوا، سو حضرت یہ چنے ایسے لذت کے بنے ہیں کہ فرشتوں کے دندان آذان پر تیز ہیں۔ افسوس ہے کہ اس وقت نمک مرچ بہم نہیں پہنچ سکتا، ورنہ میر مدوں کی کبابوں میں یہ خستگی اور سوندھا پن کہاں۔ یہ تھا مرزا کی باتیں، پورا کر لیتے ہیں اس کو۔ گرج مرزا نے اپنی چرب زبانی سے چنوں کو گھی کی تلی ڈال کر اپنا ایک دوست کلیم کو کھلایا۔
कलीम भूखा तो था ही, उसे भी हमेशा से कुछ ज्यादा मजेदार मालूम होता है। भूख में अगर कोई चीज खाते हैं ना जो अच्छी भी नहीं लगती तो वो भी अच्छी लगने लग जाती है। मिर्जा ने घर जाकर एक मेली ही दरी और एक कशीफ सा तकिया भेज दिया। दो ही घड़ी में कलीम की हालत का इस कदर मुतगैर हो जाना इबरत का काम था। या तो खिलवत खाने में और इशरत मंजिल में था, या एक मस्जिद में आकर पड़ा, और मस्जिद भी ऐसी के जिसका थोड़ा सा हाल हमने ऊपर बयान किया है। घर के ईवान नेमत को लात मार कर निकला तो पहले ही वक्त चने चबाने पड़े। मुहावरा भी है चने चबाना, यानी बहुत मुश्किल है वक्त आना। तो मिर्जा घर से निकलते ही बड़े बड़े पकवान छोड़ के सीधे ही सबसे पहले उनको क्या खाने पड़े? चने चबाने पड़े। न चिराग, न चारपाई, न बहन, न भाई, न मोनस, न गमख्वार, ये नौकर, न खिदमतगार। मस्जिद में अकेला बैठा था। जिस कैद खाने में हाकिम का गुनाहगार या कुफ्स में मर के 9 गिरफ्तार कोई और होता तो इस हालत पर तंबिया पकड़ता, ये अपनी हरकत से तौबा और अपने अमाल से इस्तगफार करता और उसी वक्त नहीं तो सवेरे गरज दम गुजर दम बाप के साथ नमाज में जाकर शरीक हो जाता। लेकिन कलीम को और बहुत से मजमून सोचने थे। उसने रात भर में एक कसीदा मस्जिद की हुजू में तैयार किया और एक मसनवी मिर्जा की शान में। सुबह होते ही आंख लग गई तो उन्हें मालूम मिर्जा ये महल्ले का कोई रियाया अय्यार टोपी जूती और रुमाल छड़ी तकिया दरी, यानी कि जो चीज कलीम के बदन से मुनफक और उस जिस्म से जुदा थी, लेकर चंपत हो गया। अब देखो कलीम के पास में क्या कितनी बुरी हो रही है। कलीम रात भर कुछ लिखने में मसरूफ थे और जैसी सुबह हुई तो उनको नींद आ गई। और जब वो सुबह 10 साढ़े 10 बजे जब वो उठते हैं, आँख खुलती है, तो जब आदमी जब सोता है तो बदन पे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको उतार के फिर रिलैक्स होकर सोता है। जैसे उसके सर पे टोपी थी, टोपी रख देता है। वो कौन कौन सी चीजें देखो, अयार टोपी, जूती को उतार देता है, रुमाल और छड़ी। मिर्जा कलीम की जो छड़ी थी वो तकिया दरी, यानी कि जो हर चीज कलीम के बदन पर थी वो सब क्या थी? उस जिस्म से जुदा थी, लेकर चंपत हो गया। यानी कलीम के ये सारी चीजें भी चोरी कर ली गई, यानी जो था वो और गया। कलीम यूं भी बहुत से देर कर सोकर उठता था, और आज रात तो एक खास वजह थी। कोई पहर सुआ पहर दिन चढ़े जागा तो देखता क्या है कि फर्श मस्जिद पर पड़ा है और नींद की हालत में जो करवटें ली हैं तो शेर कर्दगा बबूत और चमगादड़ों की भीड़ का जमा बदन पर थपा हुआ था। अब कलीम के बदन के ऊपर क्या थी? सुबह उठ के देखता तो चमगादड़ों की बीट ही बीट उसके ऊपर थी। हैरान हुआ कि कल में माहियत होकर कहीं बतना तू नहीं बन गया। मिर्जा को इधर उधर देखा, उधर देखा, कहीं पता नहीं। मस्जिद भी वीरान और उसमें पानी कहाँ। सब्र कर बैठ रहा कि अल्लाह का कोई बंदा इधर निकलेगा तो उसके महात मिर्जा को बुलवाऊंगा और या मुंह धोकर खुद मिर्जा तक जाऊंगा। इसमें दोपहर होने आई और बाहर एक लड़का खेलता हुआ आया। जो ही जीने पर चढ़ा कि कलीम उससे गर्ज मतलब करने के लिए लपका। वो लड़का उसकी हियत कजाई देखकर डर कर भाग गया और खुदा जाने उसने उसे भूत समझा। क्यों? कलीम के ऊपर क्या थी? बहुत सारी बीटें थी। किसकी? चमगादड़ों। और वो बच्चा आता है तो उसको भूत समझ के भाग जाता है। या सटरी ख्याल, कलीम ने बेहतर कलीम ने बेहतर पुकारा। उस लड़के के ने पीट कर पीट करके ना देखा ना चार। कलीम ने बाहजार मुसीबतें दूसरे फाके से शाम पकड़ी और जब अंधेरा हुआ तो उल्लू की तरह अपने नशेमन से निकला और सीधा मिर्जा के मकान पर गया और आवाज दी कि यह जवाब मिला कि वो तो बड़े सवेरे एक कुतुब साहब सुधार गए। कलीम ने चाहा कि अपना तारुफ जाहिर करके मुमकिन हो तो मुंह हाथ धोने के पानी और मिर्जा की फटी पुरानी जूती मांगे ताकि किसी तरह गली कूचों में चलने के काबिल हो जाए। ये सोचकर उसने कहा, क्यों हजरत, आप मुझसे भी वाकिफ हैं? अंदर से आवाज आई, हम तुम्हारी आवाज तो नहीं पहचानते, अपना नाम व निशान बताओ तो मालूम हो। कलीम, मेरा नाम कलीम है और मुझसे और मिर्जा जाहिरदार बेग से बड़ी दोस्ती है, बल्कि मैं शब को मिर्जा साहब ही की वजह से मस्जिद में था। घर वाले, वो दरी तकिया कहाँ है जो रात में तुम्हारे सोने के लिए भेजा किया था? घर वाले क्या मांग रहे हैं? वो दरी तकिया कहाँ है जो तुमको भेजा था? ये नहीं देख रहे कि उसकी कैसी खिदमत है।
की है। तकिया और दरी का नाम सुनकर कलीम बहुत चकराया और अभी जवाब देने में ताम्मुल था कि अंदर से आवाज आई, मिर्जा जबरदस्त बेग, देखना ये मर्द वह कहीं चल ना दे, दौड़ कर तकिया दरी तो उससे ले लो। अब लोग क्या भाग रहे हैं उससे? तकिया दरी के। मिर्जा के घर वाले उससे क्या लेने के लिए भाग रहे हैं? तकिया दरी तो ले लो, कहीं ये भाग नहीं जाए। कलीम ये बात सुनकर भागा, अभी गली के नुक्कड़ तक नहीं पहुंचा था कि जबरदस्त बेग ने चोर चोर करके जा लिया। कलीम ने हर चंद मिर्जा जाहिरदार बेग के साथ अपना हकूक मार्शत साबित किए, मगर जबरदस्त का ठेंगा सर पर, और उसने एक न मानी और पकड़ कर तवाली ले गया, कोतवाली ले गया। कोतवाल ने सरसरी तौर पर दोनों का बयान सुना और कलीम ने उसका बयान सुना। पूछा, कलीम हर चंद अपना पता बताने में झेपता था, मगर चारोना चार उसे बताना पड़ा, लेकिन उसकी हालत जाहिरी ऐसी तेज हो रही थी कि कोई उसका सच भी झूठ मालूम होता था। तो ये कलीम की हालत होगी। लास्ट में उसको कहाँ जाना पड़ता है? कोतवाली में। उसको लोग चोर समझ के कोतवाली में डाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी कलीम की, मिर्जा जाहिरदार बेग की कहानी जो मैंने यहाँ बताई है। और ये पूरी नावल नहीं है, ये नावल का एक छोटा सा किरदार है मिर्जा जाहिरदार बेग के नाम से। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सबक के जो पीछे सवाल जवाब दे रखे हैं उस पर पहले चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।